Hi everyone, welcome to this video. This is Aarti Mishra, one of the top and verified educator. आज के सेशन में हम ये बात करेंगे कि कैसे आप अपने UPSC CSE के नोट्स को बना सकते हैं और उसको इफ़ेक्टिवली ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, क्योंकि जो नोट्स का ऑर्गेनाइजेशन है वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है और वो आपको हेल्प करता है सही समय पर सही चीज़ को याद करने के लिए। तो आइए इसे समझते हैं कि आप इसे कैसे अचीव करेंगे, ये कैसे होगा। तो सबसे पहले नोट्स को बनाना शुरू कैसे करना है, नोट्स बनाने कैसे हैं ये हम लोग बात कर लेंगे। फिर उनको ऑर्गेनाइज कैसे करना है, मतलब ऐसे हम उसको रखेंगे कि हम उसे रिवाइज भी कर सके जल्दी से जल्दी, और हमें जब भी उसकी ज़रूरत हो, जब भी हमें कोई नोट्स चाहिए हो तो हम फटाफट वहाँ तक पहुँच सके, जल्दी ही हमें नोट्स का पता चल जाए। ऐसा ना हो कि हमें कोई टॉपिक के ऊपर नोट्स चाहिए या एग्ज़ाम है और आप उसको सर्च करने में या मेमोराइज करने में टाइम वेस्ट कर रहे हो। तो ये सारी बातें हैं जो आज के इस वीडियो में होंगी, लेकिन इससे पहले याद रखिए कि टॉप 10 मेरा रेफरल कोड है। टॉप 10 इज़ माई रेफरल कोड। यू कैन यूज़ दिस टॉप 10 कोड टू गेट 10% डिस्काउंट ऑन Unacademy plus subscription. ओके, एंड न्यू बैचेस आर स्टार्टिंग फ्रॉम वेडनेसडे। नए बैचेस हमारे वेडनेसडे से शुरू हो रहे हैं, जल्दी ही ज्वाइन कर लीजिए ताकि आप इन नए बैचेस को मिस ना करें। तो चलिए आप बात करते हैं नोट्स की। तो नोट्स को स्टार्ट कब करना है, ये एक बहुत सिंपल सी बात है कि नोट्स तब आपको बनाने होते हैं जब आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए। जब तक आप एक सब्जेक्ट को समझते नहीं हो तब तक आपको उसके नोट्स नहीं बनाने आएंगे, बनाने चाहिए भी नहीं, क्योंकि अगर आप बिना समझे नोट्स बनाते हो तो वो नोट्स नहीं है, वो जस्ट एक राइटिंग प्रैक्टिस के जैसा हो गया कि आप लिखने की प्रैक्टिस कर रहे हो, टॉपिक पढ़ रहे हो और उसको समझते चले जा रहे हो। लेकिन जब आप समझ जाते हो, पढ़ लेते हो और फिर नोट्स बनाते हो, जो कि तभी हो सकता है जब आप कभी सेकेंड या थर्ड रीडिंग कर रहे हो। बेटर है कि थर्ड रीडिंग में नोट्स बनाए जाएं, क्योंकि थर्ड रीडिंग में अगर आप नोट्स बनाओगे तो आपके नोट्स बहुत अच्छे भी बनेंगे और थर्ड रीडिंग के जो नोट्स होते हैं वो बहुत ही शॉर्ट और बहुत प्रिसाइज्ड होते हैं। तो पहले मेरा मानना है कि अंडरस्टैंडिंग तो ये कैसे डेवलप होगी। सबसे पहले मुझे लगता है कि ओवरऑल सब कुछ पहले पढ़ लेना चाहिए एक बार। ओवरऑल आप सारी चीज़ें पढ़ लो, ऑल द बुक्स, ठीक है, ऑल द बुक्स, सारी बुक्स का आप ओवरऑल एक बार वन टाइम रीडिंग ज़रूर कर लो। तो पहले तो आप पूरा ना जीएस को कवर करो, पहले आप सारा अपना एनसीईआरटी कंप्लीट करो, अपने जनरल स्टडीज़ को कंप्लीट करो। वन टाइम जब आपकी रीडिंग हो जाएगी ना सारी चीज़ों की, तो आपको एक अच्छा आइडिया हो जाएगा कि आपको पढ़ना क्या है और क्या आगे आपको लेकर के जाना है। इस तरीके से आपको जब एक आइडिया लग जाएगा, जब आप कॉन्सेप्ट से फेमिलियर हो जाओगे, तो फिर आप सेकेंड रीडिंग करोगे और सेकेंड रीडिंग में आप अंडरलाइनिंग का काम कर सकते हो। खैर अंडरलाइनिंग आप फर्स्ट रीडिंग में भी कर सकते हो, बट सेकेंड रीडिंग में और बेटर अंडरलाइनिंग आप जैसे हाईलाइटर यूज़ कर सकते हो। और हाइलाइटर बहुत कम यूज़ करना है, जब बहुत ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट दिखता है तभी आप हाईलाइट करो, वरना वैसे पेंसिल ज़्यादा अच्छा रहता है। मतलब मेरी क्या स्ट्रैटेजी होती थी कि मैं जब फर्स्ट रीडिंग करती थी तो मैं फर्स्ट रीडिंग में अंडरलाइनिंग करती थी, ठीक है, एंड जब मैं सेकेंड रीडिंग कर रही हूँ तो उस टाइम में आई यूज़ टू मेक टिक मार्क्स एंड सर्कल. So let's say this is a paragraph and here I can see there is some keyword coming, so I'll just try to circle it so that I always see that keyword, I remember that keyword. And if the whole paragraph is important, I make like this and I just do a tick mark, so that this is to ensure कि मैं वो टिक मार्क वाला पैराग्राफ पक्का पढ़ूँ एंड जो सर्कल्ड एरिया है उस पर मेरा फोकस रहे। तो ये है। एंड थर्ड रीडिंग जब आप करते हो ना, तो उस समय में यू कैन राइट इट डाउन एंड यू कैन मेक द नोट्स, और वो भी बिल्कुल फ्लो चार्ट के वे में बनाने हैं। यानी कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप नोट्स बना रहे हो, लंबे लंबे नोट्स बना रहे हो, काफ़ी सारा समय ले रहे हो उसमें। फ्लो चार्ट्स में आप उसके नोट्स बनाओ। पैराग्राफ राइटिंग जितना हो सके उसे अवॉइड करना चाहिए। सेंटेंस टोटल पूरे कंप्लीट सेंटेंसेस लिखना अवॉइड करना चाहिए। पॉइंटर्स आप डाल सकते हो, एरो लिख सकते हो, वन पॉइंटर्स ले सकते हो, वन लाइनर्स ले सकते हो, ठीक है, वन लाइनर चलेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा आपके नोट्स में बल्कि सेंटेंसेस, बल्कि पैराग्राफ्स नहीं होने चाहिए। कुछ लोग जो है ये भी प्रेफर करते हैं कि वो बुक में ही हाईलाइट कर लेते हैं या बुक में ही चीज़ें लिख लेते हैं, पर कई बार बुक्स में इतना स्पेस नहीं होता है,
जैसे लक्ष्मीकांत एक बहुत बल्कि बुक है, तो अब उसमें इतना स्पेस नहीं होता कि आप उसके बुक में ही नोट्स बनाओ, या उसमें एक्स्ट्रा कोई ऐसे पेजेस नहीं हो पाते हैं। तो इसीलिए बेटर है कि आप उसकी एक अलग डायरी मेंटेन करो। तो ये तो बात हुई कि नोट्स बनाना कैसे और स्टार्ट कैसे करना है। तो मैंने जैसे कि आपको बताया, दोबारा बताऊंगी। पहले फर्स्ट स्टेप है कि ओवरऑल सारे सब्जेक्ट, सारे बुक्स को पहले एक बार वन टाइम रीडिंग करो और समझो, आइडिया लो। उसके बाद सेकंड है कि चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए। जब आप समझने लग जाते हो और आपको सारी चीज़ों का एक अच्छा आइडिया हो जाता है, तब आप उसके नोट्स बनाना शुरू करो। और उसके लिए भी आपको ये पहले स्टेप्स फॉलो करने हैं। सबसे पहले आपको सिर्फ अंडरलाइनिंग पे ध्यान देना है, बुक के अंदर ही अंडरलाइनिंग कर लेंगे। सेकेंड, आप फिर सर्कल्स बना सकते हो और इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ्स पे टिक मार्क लगा सकते हैं, या इस तरीके के ब्रैकेट्स बना सकते हैं, लंबे लंबे ब्रैकेट्स। एंड थर्ड इज कि जब थर्ड रीडिंग करते हो तब आप लिखने का काम शुरू करोगे, और वो भी फ्लो चार्ट्स में। इस तरीके से आपके नोट्स बनना शुरू हो जाएंगे। नोट्स बनाने का प्रोसेस आपकी, जब आप स्टडी करते हो, आपकी प्रिपरेशन के लगभग 5-6 महीने बाद ही होना चाहिए, क्योंकि एक बार पूरे सिलेबस की सारी बुक्स, अब NCERT स्टैंडर्ड बुक्स को कवर करते करते इतना समय लग ही जाता है। और इतने समय में आप एक आइडिया गेन कर लेते हो कि एग्ज़ाम है क्या और कैसे आपको इसको लेकर के आगे बढ़ना है। और वो सही समय होता है नोट्स बनाने के लिए। बिगनर्स को, जो फ्रेशर्स होते हैं, जो न्यू स्टूडेंट्स होते हैं, उन्हें एकदम से नोट्स नहीं बनाने चाहिए। थोड़ा समय अपने आप को देना चाहिए समझने के लिए और कॉन्सेप्ट को ग्रास्प करने के लिए। इसके बाद आपको अपने नोट्स को अब ऑर्गेनाइज करना है। तो ये कैसे करें? ये बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंगली टॉपिक वाइज होना चाहिए। यानी कि GS पेपर 1 का अपना एक अलग नोट्स होगा। इसके लिए आप 3-4 अलग अलग रजिस्टर्स फॉलो कर सकते हो। जैसे एक रजिस्टर आप जो है एंशियंट एंड मिडिवल हिस्ट्री का कर लो, एक आप मॉडर्न हिस्ट्री का रख लो, एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस का रख लो, ठीक है। एक आप ज्योग्राफी का अलग मेंटेन करो, एक आप सोसाइटी का अलग मेंटेन करो। सोसाइटी के ज़्यादातर पार्ट करंट अफेयर से आते हैं, तो करंट अफेयर ओरिएंटेड आप बना लो। तो इस तरीके से अगर आप चलोगे तो आपके पास 3-4 अलग अलग प्रकार के रजिस्टर्स हो गए। ध्यान रखना कि वो रजिस्टर बाइंड जो आते हैं ना, वो वाले नहीं खरीदने, आपको लूज शीट्स रखनी है। लूज A4 शीट्स का बंडल ले आओ और ये बंडल अपने पास रखो और इनका फोल्डर मेंटेन करो। तो ऑर्गेनाइज करने का तरीका ये है कि अवॉइड टेकिंग दी रजिस्टर्स जो कि बाउंडेड रजिस्टर्स होते हैं, जो कि चिपके होते हैं, उनके पेजेस सिले होते हैं आपस में, वो वाला नहीं लेना है आपको। क्योंकि उसमें क्या होता है, आप कुछ एडिशन नहीं कर सकते, कुछ हटा नहीं सकते, कुछ लगा नहीं सकते। एक बार अगर आपने नोट्स बना लिए तो वो सीक्वेंस को आप ब्रेक नहीं कर सकते हो। कभी अगर बाद में उससे रिलेटेड कोई करंट अफेयर आ गया तो आप उस करंट अफेयर को उसमें इंक्लूड नहीं कर सकते हो। ऐसी बहुत सी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं इन केस अगर आप लूज A4 शीट्स यूज़ नहीं करोगे तो। इसीलिए आपको लूज A4 शीट्स को यूज़ करना है और फोल्डर्स को मेंटेन करना है। तो ये हुआ आपका GS पेपर 1 के बारे में। अब हम बात करेंगे कि GS पेपर 2 के लिए क्या करें। GS पेपर 2 के भी अगेन आपके 3-4 रजिस्टर्स बनेंगे। एक आपका इंटरनेशनल रिलेशन का बनेगा, एक आपका बनेगा पॉलिटी का, जिसमें नॉर्मल पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, ये सब आएगा। एक आपका गवर्नेंस का बनेगा और एक आपका करंट अफेयर का बनेगा। तो ये GS पेपर 2 के 4 रजिस्टर हो गए। फिर GS पेपर 3 के भी ऐसे ही 4 रजिस्टर्स बनेंगे। एक आपका बनेगा इकोनॉमी के लिए, एक एनवायरनमेंट के लिए, एक साइंस के लिए और एक करंट अफेयर के लिए। सो आपको हर एक GS पेपर का, करंट अफेयर का एक अलग रजिस्टर मेंटेन करना चाहिए। इससे ये होता है कि पेपर वाइज मेंस के टाइम में आपको चीज़ें याद करने में आसानी होती है, आपको ऑर्गेनाइज करने में आसानी होती है, आपको पता होता है कि ये चीज़ मेरे कौन से GS पेपर में आ रहा है और मुझे कैसे उसको पढ़ना है। तो GS पेपर 1, 2, 3 है क्या, इसको समझना होगा और सिलेबस को याद करना पड़ेगा। इसलिए आप सिलेबस को पता करो। देखो, मैं आपको सिंपल सी ट्रिक बताती हूँ सिलेबस को समझने की। आपका सिलेबस है क्या? आपका सिलेबस जो है वो प्रीलिम्स का है और मेंस का है। और अगर आपको एक बार समय मिले तो आप लाइन टू लाइन पूरा सिलेबस की मैंने वीडियो बनाई हुई है इस चैनल पे, वो देखो। प्रीलिम्स में आपके 2 पार्ट आ गए, GS और CSAT। और मेंस में आपके क्या है, मेंस में आपके 3 तो GS पेपर हो गए, ठीक है। एक आपका फिर एसए का होता है, एक एथिक्स का होता है। तो सबसे पहले तो GS का आपका जो 3 पेपर हो गए, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, ये तो जनरल स्टडीज़ हो गया। फिर आपका एसए का भी एक पेपर होता है और 2 आपके ऑप्शनल के पेपर होते हैं।
प्लस आपके एक पेपर होता है जो कि कंपलसरी हिंदी और इंग्लिश का होता है। तो इस तरीके से आपका सिलेबस रहता है। अब आपको बेसिकली यहाँ पे फोकस करना है कि क्या मेरे जीएस पेपर 1 में आता है, क्या मेरे जीएस पेपर 2 में आता है, क्या मेरे जीएस पेपर 3 में आता है। ये 3 चीज़ें आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपका एक एथिक्स का पेपर होता है, जीएस पेपर 4। जो पेपर 4 है एथिक्स वाला, उसका अपना अलग एक सिलेबस है। बेसिकली ये जो 3 पार्ट है, इनके आपको ज़्यादा अच्छे से नोट्स बनाने हैं, क्योंकि ये आपको प्रीलिम्स भी क्रैक करने में हेल्प करते हैं। ये चीज़ें कॉमन है, ये जीएस जो है ये यहाँ पे और आपके मेंस में कॉमन है, तो इसीलिए इसके नोट्स जो है कॉमन बनते हैं। कई लोगों को ये भी डाउट होता है कि क्या प्रीलिम्स और मेंस के अलग अलग नोट्स बनाए जाते हैं। ऐसा नहीं है। आपके जितने भी ये बुक्स होती हैं, जो भी ये सब्जेक्ट होता है, ये सब प्रीलिम्स और मेंस में कॉमन होता है। तो जनरल स्टडीज़ को जब भी पढ़ना है, डायनामिक पढ़ना है, मेंस के पर्सपेक्टिव से ही पढ़ना है। कभी भी प्रीलिम्स के हिसाब से आपको पढ़ाई नहीं करनी है, उस हिसाब से आपको स्टडी नहीं करनी है। जब आप मेंस के लेवल पे स्टडी करोगे और मेंस के हिसाब से अपने आप को रेडी करोगे, तो आपकी सही तैयारी हो पाएगी। इन सारी चीज़ों का ध्यान रखिएगा, और आई होप ये वीडियो आपको ज़रूर हेल्प करेगा अच्छे नोट्स बनाने के लिए। टॉप 10 का कोड है मेरा कोड, जिसे यूज़ करके आप 10% डिस्काउंट के साथ अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और ऐसे ही कोई स्ट्रैटेजी वीडियो या डाउट्स अगर आपके मन में हैं और चाहते हैं अगर मैं आपके डाउट्स के ऊपर वीडियो बनाऊँ, तो कॉमेंट्स में आप मुझे बता सकते हैं। सी यू गाइज देन, टेक केयर, बाय बाय।